19 अप्रैल 1993। आज का मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता था। समय करीब सुबह के 8 का था। मोरजेज से आतिश फिल्म की शूटिंग खत्म कर इंडिया लौटा संजय दत्त आज बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच के कमरे में बैठा हुआ था। सिर से पांव तक पूरा बदन कांप रहा था, क्योंकि सामने बैठे हुए थे आईपीएस अफसर डीसीपी राकेश मारिया। राकेश मारिया बड़े प्यार से पूछते हैं, हथियारों से भरा बैग कहाँ रखा है? संजय दत्त था एक एक्टर, नौटंकी कर रहा था या फिर वाकई में डर गया था, राम जाने। पर डीसीपी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, सर मुझे कुछ पता नहीं। डीसीपी का मत्था भिरा, जोर का तमाचा चाट दिया। अरे मामा, आप भी सोच रहे होंगे कि एक फिल्म एक्टर को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था, चार दीवारी में बंद क्यों किया था। अरे मामा, बहुत लंबी कहानी है, सच्चाई सुनकर आपके कान फटने वाले हैं। लेकिन कान फटे उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। કેમ છો? મજામાં? અરે મામા, 12 मार्च 1993। ये दिन शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल पाया होगा। इस दिन मुंबई में हुए बम धमाकों ने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया था। ये वह बम धमाका था जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का घिनौना सच दुनिया के सामने आया था। 12 मार्च को धमाका हुआ। 15 मार्च को इस केस की कमान डीसीपी राकेश मारिया के हाथों में सौंप दी जाती है। उनकी अगुवाई में 200 से ज़्यादा घातक अफसरों की एक टीम बनाई जाती है और फिर ये दस्ता देश के अलग अलग 21 प्रांतों के अलग अलग इलाकों से 189 लोगों को उठा लेता है। तब सामने आया कि दाऊद और उसके भाई अनीस जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग और सीमापार पाकिस्तान से जुड़े आतंक के सौदागरों ने देश के कुछ लोगों को बरगलाकर उनसे ये काम करवाया था। इस खतरनाक साजिश में गरीब लाचार लोग के साथ साथ कुछ पावरफुल लोग भी शामिल थे। कोई व्यापारी था तो कोई बॉलीवुड का प्रोड्यूसर। ऐसे में दो शख्स ऐसा दावा कर रहे थे कि दाऊद इब्राहिम के हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में संजय दत्त ने भी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के एमपी, दिग्गज एक्टर सुनील दत्त और उस दौर की मेगा स्टार नरगिस दत्त के एक लौते लाडले संजय दत्त का नाम सुनते ही राकेश मारिया दुविधा में पड़ गए। वह जानते थे कि अगर ये दोनों अपराधी सच बोल रहे हैं तो अब इस केस में एक बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि संजय दत्त को गिरफ्तार करना मतलब साफ था आग को गले लगाना। दरअसल हुआ यूं कि राकेश मारिया बम धमाकों के आरोपियों को एक के बाद एक अरेस्ट कर सलाखों में डाले जा रहे थे कि तभी एक कांस्टेबल राकेश मारिया को बताता है, सर वह हनीफ और समीर आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। हनीफ काड़ावाला और समीर हिंगोरा कौन थे मालूम? डी कंपनी के मेंबर थे और दाऊद इब्राहिम के भरोसेमंद गुर्गे, जो दाऊद के इशारे अब तक कई बड़े बड़े कांड कर चुके थे। दोनों कोई मामूली गुंडे नहीं थे रे, ट्रेन किए हुए खिलाड़ी थे। जहाँ हनीफ बांद्रा के तवा रेस्टोरेंट का मालिक था, वही समीर मैग्नम वीडियो नाम की एक कंपनी चला रहा था और बॉलीवुड की IMPPA एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था। और अब ये दोनों बम ब्लास्ट केस में मुंबई के माइम पुलिस थाने में बंद थे। इन दोनों ने दाऊद द्वारा मुंबई भिजवाई गई हथियारों की कंसाइनमेंट को सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाई थी और अभी 3 दिन पहले पकड़े गए थे। वहीं दाऊद के और एक खूंखार गुर्गे बाबा मूसा चौहान ने इन दोनों के बारे में डीसीपी मारिया को बताया था। खैर, इन दोनों दहशतगर्दों को तुरंत माइम पुलिस थाने से मुंबई क्राइम ब्रांच लाया जाता है और राकेश मारिया बड़ी सख्ती से पूछताछ शुरू करते हैं। और जब डीसीपी मारिया ने दोनों लफड़ेबाजों को 3rd डिग्री का प्रसाद चखाया तो काके तोते की तरह बोलने लगे। ये बताते हैं कि साहब बाबा मूसा चौहान हथियारों से भरी एक गाड़ी उनके पास लेकर आया था और फिर समीर खुद उस गाड़ी को ड्राइव करके संजय दत्त के बंगले तक लेकर गया था, जहां पर सारे हथियार गाड़ी से उतार कर रख दिए गए थे। इसके कुछ दिन बाद फिर से हनीफ एक मारुति वैन लेकर दत्त के बंगले पर गया था और उन हथियारों में से कुछ हथियार तो संजय दत्त ने अपने पास रख लिए थे, जबकि बाकी के हथियार वापस भिजवा दिए थे। इधर इन दोनों आरोपियों के इस बयान से राकेश मारिया पूरी तरह हिल गए थे। अब राकेश मारिया को यह जानना था कि दत्त के बंगले के बाद ये हथियार कहाँ गए थे और इसके बारे में इन दोनों आरोपियों को कुछ पता नहीं था। अब राकेश मारिया इस पटकथा की बाकी कड़ियों को जोड़ने में लग गए। अब राकेश मारिया बाबा मूसा से पूछताछ करते हैं। तब वह बताता है कि संजय दत्त के घर से निकली हथियारों से भरी वह मारुति वैन मंजूर अहमद नाम के एक आदमी की थी। अब मंजूर अहमद को उठाया जाता है
तब वह डीसीपी के सामने भौंकना चालू करता है कि संजय दत्त के घर से उन हथियारों को जेबुनिसा नाम की एक औरत के घर भेजा गया था जो बांद्रा में रहती है। डीसीपी मारिया जेबुनिसा के घर पहुंचते हैं, लेकिन जेबुनिसा थी डेढ़ सियाणी। पुलिस के सामने ऐसी खतरनाक एक्टिंग की, पुलिस ने भी मान लिया इस बेचारी गरीब औरत के पास क्या जानकारी होगी। पुलिस ने उसे और परेशान करना सही नहीं समझा और पुलिस टीम वापस लौट आई। इधर डीसीपी मारिया इस टूटी कड़ी को लेकर बेहद व्याकुल थे। एक बार फिर मंजूर अहमद से पूछताछ करते हैं। इस बार डीसीपी के तेवर कुछ अलग ही थे। फिर भी मंजूर जेबुनिसा का ही नाम ले रहा था। तब मंजूर अहमद और एक नाम बताता है जो जेबुनिसा, संजय दत्त, दाऊद इब्राहिम और हथियारों से जुड़ा हुआ था। एक नाम जो अब तक हुई जांच में डीसीपी मारिया के सामने नहीं आया था। अरे मामा, यह नाम था अबू सलीम अब्दुल कयूम अंसारी का। मंजूर अहमद अब पूरे घटनाक्रम को फिर से बताते हुए कहता है कि अबू सलीम दाऊद का एक बड़ा और खास आदमी है और इसी आदमी ने दत्त के बंगले से जेबुनिसा के घर तक हथियार पहुंचाए थे। इधर नई कहानी सुनकर एक बार फिर जेबुनिसा के घर पुलिस टीम दस्तक देती है। इस बार पुलिस का गुस्सा देख ये चच्ची जान मुंह फाड़ सच्चाई बताने लगती है और साथ में अबू सलीम के घर का पता भी। लेकिन तभी वह धीमी आवाज में बोलती है, साहब सलीम तो मुंबई से कल्टी मार लिया। ये सुनते ही डीसीपी मारिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस पूरी कहानी में अबू सलीम ही सबसे अहम कड़ी था। लेकिन अब क्या, वह तो जेबुनिसा की कॉल आते ही मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से नेपाल होते हुए दुबई पहुंच गया था और दुबई में बैठकर दाऊद के इशारे पूरे मुंबई को धमकाने का काम शुरू कर दिया था, यानी बोरा भर भर के पैसों की डिमांड कर रहा था। इधर डीसीपी मारिया रात दिन एक कर चुके थे। कई दिनों तक जांच पड़ताल चली। इस पटकथा की कई अलग अलग कड़ियाँ मिलती है और जब इन कड़ियों को एक साथ जोड़ा तो पूरा का पूरा अध्याय खुलकर सामने आता है। और इस अध्याय की कहानी ये थी कि दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के निर्देशन में बाबा मूसा चौहान अबू सलीम को हथियारों का जखीरा लेने गुजरात के भरूच भेजता है। करोड़ों रुपये के हथियार और गोला बारूद मुंबई तो आ जाता है, लेकिन अब इसे सही वक्त आने तक संभाल कर रखना भी जरूरी था। तब अनीस इब्राहिम संजय दत्त को फोन करता है और उसके केवल एक बार बोलने पर बॉलीवुड का ये हीरो अपने देश से गद्दारी करने को तैयार हो जाता है। 16 जनवरी 1993 का वह दिन जब समीर हिंगोरा, हनीफ काडावाला हथियारों से भरी मारुति वैन संजय दत्त के बंगले पर लेकर आते हैं। अबू सलीम, बाबा मूसा चौहान और समीर हनीफ संजू बाबा के बंगले पर आकर रुक जाते हैं। संजय दत्त बाहर निकलता है, अपने गैरेज में मारुति वैन रखवा देता है। इसमें से 3 AK-56, 25 हैंड ग्रेनेड, एक 9mm पिस्टल और कारतूस अपने लिए अलग कर रख लेता है। बाकी हथियार गैरेज में रखवा देता है। अरे मामा, दाऊद के भाई अनीस के कहने पर संजय दत्त ने यह हथियार अपने बंगले पर रखवा तो दिए थे, लेकिन अब कुछ दिन बाद उसके पसीने छूटने लगे थे। वह अनीस को हथियार वापस ले जाने को कहता है। इधर अनीस के कहने पर अबू सलीम, समीर और हनीफ 2 गाड़ियों से संजू के बंगले पर आते हैं। हथियार वापस गैराज से निकालकर गाड़ियों में भरे जाते हैं। वहीं अपने बैग में जो हथियार रखे थे उसमें से एक AK-56 और एक पिस्टल अपने पास रखकर बाकी हथियार भी संजय दत्त वापस कर देता है। यहाँ से हथियारों से भरी उस गाड़ी को लेकर अबू सलीम जेबुनिसा के घर पहुँचता है और हथियार घर में छिपाए जाते हैं। पर यहाँ से हथियार कहाँ गए सिर्फ अबू सलीम ही जानता है, क्योंकि दोबारा जेबुनिसा के घर वो आया था और हथियार लेकर चला गया था। पर अब वो तो डीसीपी मारिया की पहुंच से बहुत दूर दुबई में बैठा हुआ था। अब सुनो मामा, इस बम धमाके में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त का नाम सामने आ गया तो उसे अरेस्ट करना था, क्योंकि डीसीपी मारिया के पास एविडेंस और विटनेस दोनों थे। विटनेस थे बाबा मूसा चौहान, जेबुनिसा और समीर हनीफ, और वहाँ एविडेंस था अब भी दत्त के बंगले पर पड़ा हथियारों से भरा हुआ बैग, जिसमें थी एक AK-56 राइफल और एक 9mm पिस्टल। अब डीसीपी मारिया इस केस में इन्वॉल्व संजय दत्त के बारे में पूरी जानकारी मुंबई पुलिस जॉइंट कमिश्नर MN सिंह और कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा को बताते हैं। अरे मामा, अब ये वह दौर था जब बम धमाकों के बाद मुंबई समेत देश के कई इलाकों में दंगे भड़के हुए थे। सुनील दत्त ने अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा था। कहने का मतलब ये कि सुनील दत्त अपनी खुद की पार्टी और पार्टी के मुख्यमंत्री शरद पवार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुके थे। इधर कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा बखूबी जानते थे कि अगर संजय दत्त की गिरफ्तारी को राजनीतिक रूप दे दिया गया तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर पानी फिर जाएगा। इधर ये तय किया गया कि
संजय दत्त फिलहाल मॉरिशस में है और अपनी आगामी फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहा है। जब तक वह मुंबई नहीं लौटता तब तक इस बात को एक राज रखा जाएगा। लेकिन तभी एक खबर ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था, क्योंकि द डेली नामक एक छोटे से अखबार के पहले पेज पर बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन छपती है कि संजय के पास AK-56 बंदूक है। रिपोर्टर बलजीत परमार द्वारा इस हेडलाइन को छापा गया था। इसी हेडलाइन ने डीसीपी मारिया की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया था, क्योंकि इस हेडलाइन ने इस कहानी को नया रूप दे दिया था। अफवाहें उड़ने लगी कि संजय को केवल इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि सुनील दत्त और सीएम शरद पवार के बीच तकरार चल रही है। 19 अप्रैल 1993 संजय दत्त मॉरिशस से मुंबई आता है। यहाँ एयरपोर्ट के बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी और डीसीपी मारिया ने उसे उठा लिया और क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले आए। अरे मामा, ये वही समय है जहाँ से हमने इस कहानी की पहली लाइन शुरू की थी। डीसीपी के गुस्से के सामने संजय दत्त पिघल चुका था और एक बच्चे की तरह रोते हुए उसने जो भी बातें बताई वह सारी बातें बाबा मूसा चौहान, समीर हनीफ और जेबुनिसा की कहानी से पूरी तरह मेल खाती है। जब आगे डीसीपी मारिया उसे पूछते हैं कि वह हथियार अभी भी तुम्हारे घर पर ही है ना, तब वह बताता है सॉरी सर, वह हथियार तो मैंने डिस्ट्रॉय करवा दिए। द डेली न्यूज़ में उस हेडलाइन को देखकर मैं डर गया था और अपने दोस्तों को कहकर उसे डिस्ट्रॉय करवा दिया। अब शाम के समय डीसीपी मारिया से मिलने संजय दत्त के पिता सुनील दत्त मुंबई क्राइम ब्रांच आते हैं। उनके साथ महेश भट्ट और बलदेव कोसा, राजेंद्र भट्ट थे और आज अपने बेटे की ये करतूत की सच्चाई सुनकर सुनील दत्त पूरी तरह जीवन की कमाई हार चुके थे। वो मान सम्मान, वो इज्जत, सब कुछ माने सब कुछ पल भर में हार जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ था ये तो आपने न्यूज़ मीडिया और ढेर सारे वीडियो में, फिल्मी कहानियों में सुना है, जाना है, देखा है। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।